नमस्कार, स्वागत है आपका IT नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आज का बाजार। और आज के दिन हमने मार्केट में देखा कि निचले स्तरों से काफी अच्छी रिकवरी बाजार ने दिखाने की कोशिश की, लेकिन 18,400 के लेवल को कहीं ना कहीं होल्ड करता हुआ नजर आया। बैंक निफ्टी में भी अच्छी तेजी, 162 अंक ऊपर, और सेंसेक्स भी 100 अंकों की मजबूती के साथ आज सेंसेक्स ने भी क्लोजिंग दी है। इसके अलावा ये भी समझ लेते हैं कि आज दिन भर बाजार में किस तरह का एक्शन था, कौन से सेक्टर में तेजी और मंदी थी। ये सब जानकारी लेने के लिए चलते हैं डिम्पी के पास। डिम्पी, बताइए। शुक्रिया। आज मार्केट का अगर आज दिन भर का ट्रेड देखेंगे तो कुल मिला के जहां से आप शुरू हुए थे वहीं आपने क्लोज किया। आज मार्केट ने कोई बहुत बड़ा गैप नहीं दिखाया था, सिर्फ 4-5 पॉइंट के गैप के साथ बाजार खुला और उतने ही पॉइंट्स के साथ आज मार्केट बंद भी हो गया। खैर, एडवांस डिक्लाइन के हिसाब से देखेंगे, जैसे कल आपने देखा था कि कांटे की टक्कर थी, हजार शेयर एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए थे। आज थोड़ा पलड़ा भारी था डिक्लाइंस का। आज मार्केट के अंदर वो कन्विक्शन नहीं देखने को मिल रहा था जो टिपिकली देखने को मिलता है कि जब भी आप अपने लो को टेस्ट करते हैं और डेज हाई पे बंद करते हैं। कल भी बाजार फर्स्ट हाफ में डेज रेंज में था, लेकिन सेकंड हाफ में क्लोजिंग अच्छी थी, लेकिन आज सेकंड हाफ की क्लोजिंग बुरी है। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि बाजार के अंदर फटीक जो है, थकावट जो है, क्लियरली अब विजिबल हो रही है। उसकी दो बड़ी वजह हैं। एक तो इंडिया विक्स, अगर आप अपनी स्क्रीन पर इंडिया विक्स देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा 14 से बढ़कर ये 15 और थोड़ा और आगे भी जाने की टेंडेंसी लगता है। दूसरा, इसके अंदर फटीक इसलिए आ सकती है क्योंकि सिर्फ एक हफ्ते, एक महीने के अंदर ही निफ्टी ने और बैंक निफ्टी ने करीब 8% का रिटर्न दिया है, जो टिपिकली हमको काफ़ी रेयर मिलता है रिपीट होने में। तो ये भी एक बड़ी वजह है कि बाजार में इंडाइसिस इस समय थोड़ा एक रेंज में आ गए हैं। खैर, फिर भी अगर इंडाइसिस एक रेंज में है, एफआईज भी एक रेंज में है, तो आपके स्टॉक्स अलग अलग तरीके से चल रहे हैं। कोटक ने इस पूरी बैंक की जो लीडरशिप थी उसके अंदर थोड़ा कम चला था, इसलिए आज का टॉप गेनर्स कोटक बन के आया है सामने। अगर मैं पहले निफ्टी के टॉप 50 काउंटर्स आपकी स्क्रीन पे लेके आऊं तो उसमें सबसे ऊपर नाम कोटक का आपको दिखेगा। दूसरा होगा कोल इंडिया। कोयले को लेकर जब सरकार का ये बयान सामने निकल के आया कि कोल के प्राइजेस तो इंडिया में बहुत कम है, 1800 है, और इंटरनेशनल मार्केट में तो 12-15 हज़ार पर टन के हिसाब से हैं, तो फिर से ये कयास शुरू हो गए हैं कि शायद कोयले के दाम को लेकर सरकार कुछ कदम उठा सकती है। हालांकि सरकार ने क्लियर किया है कि ऐसा दाम तो नहीं बढ़ाएगी, बट देखते हैं फिर भी क्या होता है। लेकिन कोयले की सप्लाई की वजह से कोल इंडिया इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। HDFC लिमिटेड आज चला। इसके अलावा आज हिंदुस्तान यूनिलीवर इसलिए चला क्योंकि थोड़े डिफेंसिव शेयर्स के अंदर पैसा वापस से आने लगा है, एग्रेसिव शेयर्स के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हुई है, इसलिए आज HUL एकाएक ऊपर आ गया। TCS और इन्फोसिस पर भी ध्यान देना चाहिए, ये शेयर थोड़े मार्केट के अंदर अब रोल प्ले कर सकते हैं क्योंकि बैंक का पैसा शिफ्ट होकर ITs की तरफ आ सकता है। आते हैं टॉप लूजर्स काउंटर पे, तो आप वहां देखेंगे अपोलो हॉस्पिटल के अंदर, अदानी पोर्ट्स के अंदर आज प्रॉफिट बुकिंग जोरदार हुई है। आज हिंडाल्को, बजाज फाइनेंस जैसे कुछ एक बड़े शेयर्स हैं जिन्होंने आज प्रॉफिट बुकिंग स्क्रीन पे आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा अदानी ग्रुप का एक और शेयर है अदानी एंटरप्राइजेस, यहां पर भी आज नुकसान जो है करीब 2% के आसपास का था। साल का हाई लगाने वाले बड़े शेयरों में से, यानी कि निफ्टी के टॉप शेयर में से, वह भारतीय एयरटेल और दूसरा अदानी एंटरप्राइजेस, लेकिन इस साल का हाई लगाने के बाद वापस 2% नीचे जाके बंद हुआ है। आ जाते हैं छोटे मझोले शेयर्स की कैटेगरी के अंदर, जिसको हम टिपिकली निफ्टी 500 से निकाल के लेके आते हैं। वहां पर अगर आप देखेंगे तो एक हाउसिंग फाइनेंस करने वाली कंपनी है सरकार की, जिसका नाम है हुडको, ये काफी अच्छा चला है। साथ ही अगर आप TCN ब्रांड्स को देखेंगे तो यहाँ भी अच्छा चला है। इसके अंदर दो बड़ी कंपनीज का नाम आ रहा है कि नायका और रिलायंस इंडस्ट्रीज इसमें स्टेक बाय कर सकती है, इसलिए शेयर आज सुबह से बजिंग था 8% ऊपर। फिनोलेक्स पाइप के अंदर भी आज तेजी आई है। साथ ही रेलवे से जुड़ी हुई कंपनी जोरदार चल रही हैं। आज भी रेलवे फाइनेंस की कंपनी है IRFC, ये भी आज ऑलमोस्ट डेज हाई पे जाके बंद हुई, करीब 5 से 6% तक की तेजी आई। शेयर जो टूटे छोटी मझोली कैटेगरीज हैं वो टूट गया मेट्रोपॉलिसिस, अपोलो टायर्स के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आई पोस्ट नंबर्स, इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस धीरे धीरे चलने की कोशिश कर रहा था लेकिन एक ही झटके में ये शेयर भी नीचे आ गया। स्टार हेल्थ और सेल जैसे शेयर्स भी पिटे हैं, ये भी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इनकी जो गिरावट है वो आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी, 5 से 6% ये शेयर टूटे हैं। छोटे मझोले शेयर्स की कैटेगरी में जो आज का साल का हाई लगाने वाले शेयर्स थे उसमें दो तो रेलवेज की कंपनीज हैं, RVNL, IRFC, इन दोनों ने आज साल का हाई टेस्ट किया। साथ ही मझगांव डॉक, ये करीब एक महीने में 30% चलने वाला शेयर है, इसने साल का हाई टेस्ट किया, आज भी ऊपर था। और साथ ही हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स, काफी लंबे अंतराल के बाद आज ये शेयर फिर से अपने ब्रेकआउट की कैटेगरी आके इसने साल का हाई टेस्ट कर दिया। तो ये आज का मार्केट का रुख था। हालांकि ये बार
समझना होगा कि बाजार के अंदर एक रेंज का कारोबार आपको फिर से मिलेगा। अभी के लिए 18,200 18,000 एक अहम सपोर्ट है निफ्टी के लिए और रेजिस्टेंस है 18,400 500 का। बिल्कुल। तो ये पूरा मार्केट का एक्शन अभी हमने आपको बताया, सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन भी हमने आपके सामने रखा। बहुत बहुत शुक्रिया रिम्पी सारी जानकारी देने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मार्केट का हाल तो हमने समझा, लेकिन इस मार्केट में दिग्गज एक्सपर्ट्स क्या मांग के चल रहे हैं ये भी आपके सामने रखते हैं। और गोल्डीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के फाउंडर गौतम शाह का कहना है कि निवेशकों को इस समय मिड कैप आईटी में निवेश करने की जरूरत है। इसमें परसिस्टेंट सिस्टम और माइंडट्री जैसे शेयर में अच्छी तेजी देखने की उम्मीद है। आई थिंक एक बहुत बड़ी डिस्कनेक्ट अभी मार्केट में चल रही है, क्योंकि अगर आप प्राइस एक्शन और साइकोलॉजी को मिलाएं तो आपको ये देखने को मिलेगा कि लाइफ टाइम हाइस पे भी काफी फियर है सिस्टम में। पीपल आर नॉट एज एक्साइटेड, इतनी ऑप्टिमिज्म है नहीं। और जनरली हम हाइस को ग्रीड से एसोसिएट करते हैं, जो मेरे हिसाब से अभी हो रही नहीं है, मेनली बिकॉज मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में अभी तक तेजी आई नहीं है। ये जो पूरी जो एक महीने की जो तेजी आई थी वो सिर्फ लार्ज कैप्स और निफ्टी और बैंक निफ्टी में आई है। अगर आप टॉप 700-800 स्टॉक्स को देखें तो मूव्स आर मिसिंग, बट नेवरदलेस यू कांट टेक दैट अवे फ्रॉम द बुल्स। आई थिंक ट्रेंड और स्ट्रक्चर अभी भी स्ट्रांग है। मेरा ये मानना है कि एक बार निफ्टी 18,600 के ऊपर चला जाता है तब ब्रॉडर मार्केट पार्टिसिपेशन भी वापस आएगी। ओवरऑल सेटअप स्ट्रांग है, सारे फैक्टर्स अच्छे हैं। इंडिया विक्स 15 लेवल्स के नीचे चल रहा है। ग्लोबल मार्केट्स में इतनी अच्छी स्ट्रांग रिकवरी आई है, मुझे लगता है कि वहां पर भी एक बॉटम बन गया। Not only US, but even some of the Asian markets like China and Hong Kong, which were in a bear market for more than 15 months. So trend is still up. Participate कीजिए। अभी तो फोकस लार्ज कैप्स में है, धीरे धीरे मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में भी मूवमेंट आएगा। और अगर आप निफ्टी लेवल्स की बात करें तो 16,600 तो पूरा भारत देख रहा है। आई थिंक वहां पर हम पहुंच जाएंगे। और उसके बाद अगर हम निकलते हैं तो 18,950 का नेक्स्ट एक टेक्निकल नंबर है। और नीचे में आई थिंक अब 18,100 का बहुत स्ट्रॉन्ग बेस हो गया है। सो ऑल डिप्स शुड बी यूज्ड एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। और मुझे लगता है कि अगला 4 से 6 हफ्ता ऐसी मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाना चाहिए। आज के मार्केट में मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है। अगर आप चार्ट्स देखें तो पिछले 3-4 हफ्तों में कितने स्टॉक्स में 20 से 40% की फॉल आई है, जबकि बाजार 18,600 के आसपास जा रहा है। बट अगर आपको एक सॉलिड स्टेडी नेम लेना है जहां पर फंडामेंटल्स और टेक्निकल साथ साथ चल रहे हैं, तो वो आपको मिड कैप आईटी में मिलेगा। आई थिंक मिड कैप आईटी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अर्निंग्स काफी अच्छे रहे हैं। नैस्डैक में बॉटम बन गया, नैस्डैक में अच्छी रिबाउंड आ रही है। कई कंपनीज के अर्निंग्स अच्छे रहे हैं। हम लोग ने परसिस्टेंट सिस्टम्स अभी रेकमेंड किया था 2-3 हफ्ता पहले। मुझे लगता है कि इसमें 20 से 40% की तेजी यहाँ से आ सकती है। माइंडट्री हमें अच्छा लगता है, ऑब्वियसली वहां पर एक कॉर्पोरेट डेवलपमेंट है, बट वहां पर भी डाउनसाइड एकदम नहीं है। कोफोज हमें काफी अच्छा लगता है, वहां पर भी एकदम डाउनसाइड नहीं है। और अगर आप टॉप स्टॉक्स को देखें तो विप्रो में एट 400 आई थिंक देयर इज नथिंग टू लूज। और इवन इन्फोसिस एंड टीसीएस कैन डू बिग थिंग्स। सो इस पे फोकस थोड़ा रखना जारी है। और सेकेंडली जो हमारा हमेशा से फेवरेट है वो है रियल एस्टेट। सो डीएलएफ हमें अच्छा लगता है, ओवरऑल रियलिटी हमें अच्छा लगता है। और ये सब स्टॉक्स में आपको 20 से 40% की तेजी अच्छा से मिल जाएगी। और कैपिटल गुड्स में हमारा एलएनटी तो हमेशा से ही फेवरेट था, अभी भी 2000 के लेवल पे खड़ा है और यहाँ से भी 400 से 500 रुपए की तेजी मिलेगी। सो एक्चुअली यू डोंट हैव टू वर्क टू हार्ड। अगर आप यही जो टॉप क्वालिटी 20-25 नाम में अगर आप काम करें तो आपको मिड कैप रिटर्न्स लार्ज कैप्स में मिल सकते हैं। बिल्कुल। अब तो ये थे गौतम शाह मार्केट पर अपना व्यू शेयर करते हुए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और खबरों पर फोकस करते हैं। और 18 साल के लंबे अंतराल के बाद टाटा ग्रुप अपनी एक कंपनी को लिस्ट कराने की योजना बना रही है। ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं अनुराग जोशी के पास। अनुराग बताइए। हमारे सूत्रों के अनुसार टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ FY24 के पहले क्वार्टर में संभव है। और कंपनी अगले तिमाही में सेबी में अपना अर्जी दे सकती है, जिसे ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कहा जाता है। और इसके लिए कंपनी मर्चेंट बैंकर्स के साथ अभी बातचीत कर रही है और बात को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और हमारे सूत्रों ने ये भी बताया है कि जो टाटा टेक्नोलॉजीज़ का जो प्रपोज आईपीओ है वो OFS के साथ नए शेयर्स भी
उसमें नए शेयर्स भी होंगे और टाटा मोटर्स जो सबसे बड़ा शेयर होल्डर्स है कंपनी में, उसके साथ अन्य टाटा ग्रुप कंपनियां भी अपना शेयर्स बेचेंगी और साथ में कम से कम 10% हिस्सेदारी आईपीओ के थ्रू बेची जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी खबरों पर फोकस करते हैं। और इस बीच आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की आज क्रेडिट ग्रोथ को लेकर अहम बैठक चल रही है। बैठक में कहां फोकस है, इसकी एक्सक्लूसिव जानकारी लेकर हमारे साथ अंकुर जुड़ गए हैं। अंकुर बताइए। जी हाँ, एक बहुत ही अहम बैठक जारी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, जहां पर न सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक बल्कि प्राइवेट सेक्टर बैंक के चीफ्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक डिपॉजिट ग्रोथ पर यहां पर चर्चा हो सकती है। आपको हम बता दें कि अक्टूबर 21 का जो डेटा है उसके मुताबिक 9.5% की डिपॉजिट ग्रोथ हुई है, जबकि अगर क्रेडिट ग्रोथ की इसी दौरान बात करें तो पिछले एक साल में 18% की क्रेडिट ग्रोथ हुई है। तो ये जो गैप है उस पर चर्चा हो सकती है। जो स्लोअर रेट ऑफ डिपॉजिट ग्रोथ है, यहाँ पर रेगुलेटर बैंकों से पूछ सकता है कि वहाँ पर बैंकों का क्या इंतजाम है। साथ ही साथ क्रेडिट ग्रोथ की भी बात करें तो लगभग सभी बैंकों ने अच्छे नतीजे पेश किए हैं और सभी की जो क्रेडिट ग्रोथ है वो डबल डिजिट में देखी गई है। लेकिन ये कितना सस्टेनेबल है ये रेगुलेटर जानकारी ले सकता है इस मीटिंग में। इसके अलावा एसेट क्वालिटी की अगर बात करें तो रिटेल और एमएसएमई में एसेट क्वालिटी में सुधार ज़रूर हुआ है, लेकिन रेगुलेटर ज़रूर जानना चाहेगा कि आगे की स्थिति यहाँ पर क्या है। साथ ही साथ डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स में क्या प्रोग्रेस है जो कि पिछले महीने लॉन्च हुए थे, वहाँ पर भी चर्चा हो सकती है। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग है वो अगले महीने 5 से 7 तारीख तक है और 7 दिसंबर को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का स्टेटमेंट रिलीज होगा। तो उससे पहले ये बैठक काफ़ी अहम हो जाती है और देखना ये होगा कि ये जो चर्चा की विषय हैं उनमें से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के स्टेटमेंट में क्या क्या पॉलिसीज दिखाई देती हैं। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी खबरों पर फोकस करते हैं। इस बीच माइनिंग सेक्टर को के रिफॉर्म को लेकर कुछ बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं और कोयला की कीमत और सप्लाई को लेकर हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी ने कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। ऑलरेडी जो माइनिंग सेक्टर में हमने रिफॉर्म किया है ये बहुत बड़ी रिफॉर्म है। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रिफॉर्म्स इन द रिसेंट पास्ट। फॉर एग्जांपल एंड यूज रिस्ट्रिक्शन हटा दिया है, कैप्टिव नॉन कैप्टिव हटा दिया है और जो लाइसेंसेस और क्लियरेंसेस थे 21 लाइसेंसेस और क्लियरेंसेस, ये सभी जो क्लियरेंसेस वगैरह है, दीज थिंग्स वेयर अगर मेरा वर्किंग माइन है, मैं डिसकंटिन्यू करना चाहता हूँ, नहीं तो मेरा माइनिंग लीज एक्सपायर हो गया, अगर किसी को नेक्स्ट देता है तो पूरा वो क्लियरेंसेस लाइसेंसेस फिर से लेना पड़ता था। आज के दिन में पूरा वो एज इट इज़ नेक्स्ट पर्सन को ट्रांसफ़र होगा, न्यू लेसी को ट्रांसफ़र होगा। दिस इज़ द चेंज वी हैव ब्रॉट। एंड यूज रिस्ट्रिक्शन टोटली हमने हटा दिया है और जो अर्ली प्रोडक्शन करते उसके लिए भी माइंस में भी इंसेंटिव है। ऐसे बहुत चीज़ों में जो हमने बदलाव लाया है, इसके कारण इस 1.5 बरस में 102 ब्लॉक्स हैव बीन ऑक्शन। अभी 86 माइंस NIT नोटिस इनवाइट फॉर टेंडर हो गया है। उसमें जो मैं एक आप चीज़ को भी मैं बताता हूँ, मैं किसी का राज्य का नाम नहीं लेता हूँ। जब हमें माइनिंग रिफॉर्म्स माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में कर रहे थे, बहुत लोग इसका विरोध किया, स्टेट विरोध किया। जो स्टेट विरोध किया वही स्टेट वही राज्यों ने आज अच्छे तरह से माइनिंग करे। मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। कोई ना कोई कारण से वो अपोज किया, लेकिन फर्स्ट टाइम अभी जो रिफॉर्म्स बाकी राज्यों ने किया तो उनको भी लगा हमारे राज्य में हो सकता है। उधर भी अभी 3, 4, 5 गुना तक उनका रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो मैं एक ही राज्य का उदाहरण देना चाहता हूँ, उड़ीसा का 25,000 करोड़ उनका रेवेन्यू था, 50,000 हो गया। बाकी राज्यों को भी, छत्तीसगढ़ रेवेन्यू बहुत अच्छा बढ़ रहा है। तो एंड मेनी स्टेट्स दे हैव एक्नॉलेज, स्पेशली उड़ीसा तो ओपनली एक्नॉलेज किया है माइंस में जो रिफॉर्म्स हुआ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मार्गदर्शन में,
he took lot of interest in these reforms of mining sector. मैं सर एक क्वेश्चन एनएमडीसी से रिलेटेड पूछूंगा। एक इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी थी माइंस मिनिस्ट्री की ही, जो कि लो ग्रेड आयरन ओर है उसको हायर ग्रेड आयरन ओर में तब्दील करने के लिए कमेटी ने अपनी सिफारिशें सौंपी हैं, जिसमें ये कहा है कि जो रॉयल्टी है उसको कम किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लो ग्रेड आयरन ओर को हायर ग्रेड में तब्दील किया जाए। तो उस कमेटी के रिपोर्ट पर आप क्या करेंगे? उसको फाइनल किया गया है और क्या प्राइवेट कंपनीज के साथ आप इस पर चर्चा कर रहे हैं? नहीं, देखो रॉयल्टी का तो रॉयल्टी तो बहुत, हमारा जो रॉयल्टी है राज्यों को जो मिलता है बहुत कम है। इसमें कई प्रीमियम वगैरह का सवाल है और इसके बारे में जो लो ग्रेड का है उसमें तो अभी एक्सपोर्ट ड्यूटी के बात अभी चल रहा है। उसके बारे में फाइनेंस मिनिस्ट्री दी अप्रोप्रिएट मिनिस्ट्री। हमारे तरफ से रॉयल्टी का जो फिक्स्ड रॉयल्टी है सबको एक ही रॉयल्टी होता है। सिफारिश तो आप ही करेंगे? नहीं, सिफारिश एक सोच चल रहा है कि जो लो ग्रेड आयरन का एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ गया है उसका डिमांड है मार्केट से, इंडस्ट्री से, उसको कम कर दिया जाए। तो हमारा संज्ञान में है, हम फाइनेंस मिनिस्ट्री से बातचीत हमारा चल रहा है।